Good morning, students. Today we will start our next topic. What does hegemony means? Hegemony का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा है? यूएस हेगेमनी। यूएस हेगेमनी मतलब क्या था कि यूएस की डोमिनेंस या फिर जो पावर पर कंट्रोल है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद कौन बच गया था? सिर्फ यूएस बच गया था जिसके पास सारी पावर थी। यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। यूनिपोलर वर्ल्ड हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यूनिपोलर टर्म तब यूज़ होती है जब सेकेंड पोल हो। जब टू पोल, आप समझते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर टू पोल्स हैं तब हम यूनिपोलर कह सकते हैं। लेकिन अब क्या था, सिर्फ यूएस रह गया था। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यूएस रह गया था। तो उसको क्या कहा गया, यूएस को यूएस हेगेमनी कहा गया कि यूएस की दादागिरी चलने लगी थी। अब पूरी पावर थी, पूरी डोमिनेंस थी हर चीज़ के ऊपर। सिक्योरिटी, डिफेंस या फिर जितनी भी जगह थी। इराक इन्वेंशन किया था और ज़बरदस्ती इराक पे हमला करके कुवैत को आज़ाद करवाया था। ये सब चीज़ें किस वजह से हो रही थी? क्योंकि अब क्या हो गया था, सुपरमेसी हो गई थी यूएस की। ठीक है, तो पॉलिटिक्स और पावर क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है पावर। आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि पावर के लिए जो भी किया जाता है उसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल चाहता है कि मेरे पास पावर हो। कोई ग्रुप हो वो भी चाहता है कि मैं पावर गेन कर लूँ, मैं पावर रिटेन करूँ। ठीक है, सब है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कोई ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, एक इंस्टीट्यूशन है या कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं। सब चाहते हैं कि मेरी पावर हो, मेरी डोमिनेंस हो, मैं सेंटर पॉइंट हूँ, सब मेरी बात सुने, सब मुझे समझे, सब मेरे हिसाब से काम करें। तो सब चाहते हैं कि पावर है। पावर किस किस तरह से हो सकती है कि मिलिट्री की फॉर्म में। अब सब नेशन चाह रहे थे कि मेरे पास पावर हो, मैं डोमिनेट रहूं, मेरे पास पावर हो। तो पावर किस बेसिस पे हो सकती है? मिलिट्री डोमिनेशन हो सकती है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है, उससे अलग पॉलिटिकल क्लाउड हो सकते हैं और कल्चरल सुपीरियॉरिटी हो सकती है। तो मिलिट्री डोमिनेंस मतलब कि जो डिफेंस है वो एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तभी आपको पावरफुल माना जाएगा। इकोनॉमिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तभी आपको पावरफुल माना जाएगा। पॉलिटिकली क्लाउड हो, अगर आपके पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपके पॉलिटिकल व्यूज़ और जगह भी फॉलो किए जा रहे हैं तो आपको पावरफुल माना जाएगा। उससे अलग कल्चरल सुपीरियरिटी में क्या आता है कि आप कल्चरली सुपीरियर हो, मतलब जो कल्चर आपके यहाँ फॉलो किया जाता है वही कल्चर, वही ट्रेंड ऑफ लाइफ, वही वे ऑफ लाइफ बाकी जगह के लोग भी ऐसे ही रहना पसंद करते हो। आपके यहाँ के कल्चर को दूसरे लोगों को भी मानना अच्छा लगता हो तो आपको पावरफुल माना जाएगा। तो ये हो गई बात किस चीज़ की, डोमिनेंस की, पावर की या फिर हेगेमनी की। ठीक है, तो हेगेमनी वर्ड आया कैसे और हेगेमनी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहले जैसे ही कोल्ड वॉर इरा में हमने पढ़ा था कि जब कोल्ड वॉर की टेंशन चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1945 से 1991 तक जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद यूएस अकेला बच गया। अब वो अकेला बच गया तो उसको क्या हो गया कि मेरे पास पावर है, अब मैं तो दादा बन गया हूँ। तो 2 कैंप में से एक कैंप ख़त्म हो गया, एक कैंप बच गया तो सिंगल रह गया वो। उसके सारे उसके पास पावर थी, इंटरनेशनल सिस्टम थे, या वो सोल सुपर पावर बन गया था। मतलब अकेला इकलौता रह गया था, हाइपर पावर था, उससे बड़ा कोई नहीं था दुनिया में। सबसे बड़ा कौन है? यूएसए। तो अब तो बहुत है नेशन जो यूएसए को टक्कर देने वाले हैं, लेकिन उस टाइम नहीं था। यूएसए सारा डिसइंटीग्रेट होने के बाद एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि यूएसए अकेला बच गया था। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि जो ये वर्ड है हेगेमनी, ये कहाँ से आया। ये वर्ड हेगेमनी आया ग्रीक, जो क्लासिकल ग्रीक वर्ड है वहाँ से इसको लिया गया। और ये वर्ड क्या शो करता है अपने आप में, जो हेगेमनी एक डिफरेंट सा वर्ड है, कॉमन हम इसको यूज़ नहीं करते। तो इसका यूज़ जब सबसे पहले हुआ, ये हुआ लीडरशिप और प्रीडोमिनेंस के लिए हुआ किसी वन स्टेट की। ठीक है, ये क्या कर रहा था, प्रीपॉन्डरेंट पोजीशन एथेंस की दिखा रहा था अदर सिटीज़ के ऊपर। हम ग्रीस की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात है कि ग्रीस की एक सिटी थी एथेंस, उसका राज था बाकी सभी सिटीज़ पर।
बाकी सभी स्टेट्स पर आप कह सकते हैं। तो ग्रीस में तो उस टाइम सबसे पहले इसको हेगेमोनिक वर्ड को रिलेट किया गया, रिलेशन इसका बनाया गया जो बैलेंस था मिलिट्री कैपेबिलिटी में स्टेट्स के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होती है मिलिट्री प्रीपोंडरेंस। मिलिट्री प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है मिलिट्री सुपीरियरिटी। ठीक है, तो किसकी मिलिट्री ज़्यादा सुपीरियर है, उसी के पास पावर है, जिसके पास ज़्यादा मिलिट्री है, ज़्यादा डिफेंस सिस्टम जिसका मजबूत है, उसके पास पावर है। ठीक है, तो क्या है जर्मेन टू द करंट पोजीशन एंड रोल ऑफ द यूएस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो ये जर्मेन वर्ड यूज़ कर रखा है प्रीपोंडरेंस, दैट इज स्पेशली जर्मेन टू द करंट पोजीशन, मतलब ये रिलेट कर रखा है वैसे ही जैसे यूएस से है ना, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसी तरह क्या था, एथेंस था ग्रीस में पुराने टाइम में। तो इसको रिलेट कर रखा है कि मिलिट्री सुपीरियरिटी की वजह से, मिलिट्री प्रीपोंडरेंस की वजह से क्या हो रहा था, जो करंट पोजीशन यूएसए की है वो एथेंस की थी, इस बात को बताया है। जैसे कि आयशा वाला हमने एग्ज़ाम्पल पढ़ा था बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कितनी हार्ड पावर हेगेमनी थी कि आयशा की बॉडी है या फिर उसकी लेग है वो ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसमें आगे अब डॉक्टर वो बनना चाहते थे आगे पढ़ने का, या फिर वो माइग्रेट हो गए थे, इस वजह से आगे वो नहीं पढ़ पा रही थी। ये क्या दिखा रहा है, ये हेगेमनी ही दिखा रहा है। तो क्या है हेगेमनी एज अ हार्ड पावर, अगर हम उसको पढ़ें तो द बेडरॉक ऑफ कंटेम्प्रेरी यूएस पावर लाइज इन द ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। तो जो कंटेम्प्रेरी जो आज के टाइम की राजनीति हम देख रहे हैं ना, वो उसमें यूएस की जो पावर है, वो उसकी सुपीरियरिटी है, वो किस वजह से है, वो उसकी मिलिट्री पावर की वजह से है। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस आज के टाइम में इतना है कि वो एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है। एब्सोल्यूट टर्म हम कैसे कहेंगे कि जो यूएस है, द मिलिट्री कैपेबिलिटी दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन द planet accurately, lethally and in real time, thereby crippling the adversary while its own forces are sheltered to the maximum extent possible from the dangers of war। तो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है यूएस मिलिट्री की, वो प्लैनेट पे कहीं भी किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं और अपना मैक्सिमम अगर वो एक्सटेंट दिखाएं, तो अगर पॉसिबल हो, अगर वो अपना पूरा फोर्स, अपनी पूरी फोर्स को गैदर करें, तो आगे अगर कोई ख़तरा बनेगा तो वॉर का ख़तरा बन सकता है। अपने आप में इतनी मिलिट्री है यूएस के पास, बट उसकी एक अलग और एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी क्या है, इज़ द फैक्ट दैट नो अदर पावर टुडे कैन रिमोटली मैच देम, कि कोई दूसरी पावर आज के टाइम में मैच नहीं कर सकती यूएस मिलिट्री सिस्टम को। द यूएस टुडे स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी दैन द नेक्स्ट 12 पावर कंबाइंड। अगर 12 बड़ी पावर्स इकट्ठी होना, तो यूएस उतना खर्च करता है जितना वो 12 पावर इकट्ठी होकर खर्च करती है। 12 अच्छे खासे डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर जितना खर्च अपने मिलिट्री पावर पर, अपने डिफेंस सिस्टम पर करता है, उतना खर्च अकेला यूएस करता है। ठीक है, तो उसकी कैपेबिलिटी को क्या मान सकते हैं आप। देखो बजट में पेंटागन के जो बजट है, पेंटागन क्या है, बिल्डिंग है जहाँ पे मिलिट्री का, सॉरी डिफेंस का पूरा डिपार्टमेंट चलता है, उस बिल्डिंग का नाम पेंटागन है। तो वहाँ पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट के जो मिलिट्री के काम होते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो इतनी एडवांस, इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी है कि जिस टाइम इराक इन्वेंशन हुआ था ना, तो इराक इन्वेंशन में जो यूएस ने जो बॉम्ब यूज़ किए थे, उनको क्या कहा गया था, स्मार्ट बॉम्ब्स कहा गया था। अगर उस लड़ाई को, उस इन्वेंशन को देखा जाए, तो जैसे कंप्यूटर गेम होते हैं ना, कंप्यूटर गेम में हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स, बॉम्ब्स, वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, तो उस टाइप का वो कंप्यूटर वॉर उसको कहा गया था, क्योंकि इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, इतने स्मार्ट बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे कि ऐसे लग रहा था कि कोई हाई क्लास वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो उस टाइम भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी। तो अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, मिलिट्री डोमिनेंस है यूएस की, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है अपने
मिलिट्री पे लगभग 12 अगर अदर कंट्रीज़ जितना स्पेंड करती है उतना अकेला यूएस अपने मिलिट्री सिस्टम पे खर्चा करता है। तो जब यूएस इन्वेंशन किया था यूएस ने इराक़ के ऊपर ज़बरदस्ती, तो वो क्या दिखा रहा था, वो दादागिरी तो दिखा रहा था कि इराक़ को क्या करना था, इराक़ को अपने अंडर लेना था और उसका जो ऑयल था वो यूज़ करना था, ऑयल वेल्स को यूज़ करना था और उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने थे ताकि अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि उसको जो ऑयल और ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो सस्ते दामों पे मिल जाए, वो रॉ मटेरियल है वो उसको चीप प्राइसेस पे मिल जाए। इस वजह से क्या हो रहा था, इराक़ का इन्वेंशन किया था यूएस ने 34 अदर कंट्रीज़ के साथ मिलके, ठीक है। अब क्या था कि अपनी दादागिरी चला रहा था, वो एक इम्पीरियल पावर है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो शुरू से ही यूएस क्या है, एज अ पावर रहा है, एज अ दादा बन के रहा है सभी स्टेट्स के ऊपर। स्टेट क्या है, हम कंट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसने 4 टास्क ले रखे थे अपने, टू कॉन्कर, डेटर, पनिश एंड पुलिस। तो वो कॉन्कर करने में क्या था कि किसी को भी एक्वायर करना, हायर करना, किस दम पे आप कह सकते हैं आर्म्स का यूज़ करके, अपनी आर्म फोर्सेस को यूज़ करके किसी को एक्वायर करना। दूसरा क्या हुआ कि किसी को भी अपने हिसाब से कोई भी काम करवाना या कोई भी काम करने से रोकना। डेटर हुआ, उसके बाद क्या होता है, पनिश करना, और उसके बाद है पुलिस, मतलब जो उसकी सिक्योरिटी है और जो डिफेंस सिस्टम है। तो ये 4 चीज़ें थी, ये 4 मेन टास्क थे किसके, यूएस के। किस लिए, अपनी दादागिरी के लिए, ठीक है। तो जो यूएस के ये काम थे, ये अपने आप में क्या थे, बहुत ज़्यादा भयंकर थे कि कैपेसिटी टू कॉन्क्योर इज़ फॉर्मिडेबल। तो क्या था कि वो जो एक्वायर करता था ना, हथियार के दम पे किसी और के ऊपर जब वो कब्जा करता था या अपनी बात मनवाता था, अपने आप में वो बहुत भयंकर काम था, बहुत ही बुरा टास्क आप कह सकते हैं कि इतनी फोर्स का यूज़ करके सब कुछ, जिसको जैसे इराक़ इन्वेंशन हुआ उसको इराक़ के ऑयल वेल यूज़ करने थे, फ्रेंडली रिलेशन करने थे, तो वहाँ पे इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, स्मार्ट बम का यूज़ किया। तो ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा दादागिरी दिखाने वाली बात हो गई, ठीक है। सिमिलरली द यूएस कैपेबिलिटी टू डेटर एंड टू पनिश इज सेल्फ एविडेंट, वेयर यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी हैज़ दस far been shown to have serious weaknesses in the policing and occupied territory। तो अब क्या था कि यूएस मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी थी पनिश करने की, डेटर करने की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जो पॉलिसिंग थी ना उसमें क्या था, थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई देती थी, धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी कि टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में, किसी दूसरे की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने में जो रणनीति यूएस अपनाता था वो उसकी थोड़ी सी वीक पॉइंट था, वो उसकी थोड़ी वीकनेस थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेगेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।